Hi everyone, this is Monica Khurana. Welcome back to our channel. So I hope आप लोग अपनी सब बच्चे अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चैप्टर 3 भी मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी है और इस चैप्टर में आप रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली आफ्टर 1990। सो थोड़ा सा चेंज है इस वीडियो में। पहले आपका क्विक रिकैप भी इसी में है, देन आपका प्रैक्टिस टेस्ट इसी में है और फिर आपने डबल चेक करना हो अपने ही टेस्ट को तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेस्ट है गूगल फॉर्म के वे में, आपको झट से अपने स्कोर पता चल जाएंगे। सो डू अटेम्प्ट इट, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपके लिए कुछ थोड़ी सी भी यूजफुल हैं, तो आप हमें पे बैक कैसे कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। सो जो लोग न्यू हैं, प्लीज हमारी और भी वीडियोस हैं इस पे, इकोनॉमिक्स की, 12th की, इंग्लिश की, आप उन्हें भी वॉच करो। और आने वाले टाइम में आपके एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट अरेंज करना चाहती हूँ मैं। तो आप में से जितने ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो भी कांस्टेंट वॉचर्स हैं, उनको अपनी रैंक और अपनी प्रिपरेशन देखने का मौका मिलेगा। सो 2 टेस्ट मॉक अरेंज करने का मन है मेरा। लेट्स सी आप में से कितने बच्चे इस टेस्ट को दे पाते हैं। और ये लाइव टेस्ट रहेगा, उसमें आपको अपनी रैंकिंग, अपनी परफॉर्मेंस ऑन द स्पॉट नहीं, अगर तो विद इन 1 to 2 आवर्स हम चैनल पे अरेंज कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। सो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हुए? सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस था, जहां आप जानते हैं बहुत अच्छे से इन्फ्लेशन ऑल टाइम हिट था। इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत ही लो थी। फ्यूल का भी आप जानते हैं 7 डेज बैलेंस रह चुका था। उसके बाद हमारा जो रिजर्व्स थे वो बिल्कुल निल होते चले जा रहे थे। नोबडी वाज रेडी टू गिव अस लोन। तो फाइनली जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का जो एक बेस बना, वो ये कि जब वर्ल्ड बैंक एग्री हुआ अलोंग विद आईएमएफ हमें $7 बिलियन लोन देने के लिए, राइट, ये याद रखना आप, टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस इन आवर इकोनॉमी। और ये 91 में अनाउंस की गई ऑन द कंडीशनैलिटीज। सो कंडीशनैलिटीज क्या थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को फ्री करना पड़ेगा, राइट। एंड दो तरह के मेजर्स पे बेस्ड थी ये पॉलिसी, इसको याद रखना। और फिर से कहूंगी, एनसीईआरटी के बॉक्सेस को मत भूलिए, उसमें स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ओके, सो स्टेबलाइजेशन मेजर्स होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ध्यान रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, करेक्ट करते हैं, इन्फ्लेशन को अंडर चेक लेकर आते हैं। ऐसे पॉलिसी मेजर्स, ऐसे रिफॉर्म्स जो डायरेक्टली टारगेट किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन पे वर्क करने के लिए। और वहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, ये इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी रेगुलेशंस हैं, वो इसे टारगेट रख के किए जाते हैं। तो 2 लेवल्स पे वर्क करती है इकोनॉमिक पॉलिसी। और जो इसको डाइवर्सिफाई किया गया वो मेजर 3 बेसिस पे किया गया, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो कंडीशन क्या थी कि लिबरल किया जाए, हमारी इकोनॉमी को ओपन किया जाए, और जो सेक्टर्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, व्हाई, बिकॉज पीएसयूज वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बिल्कुल वर्क नहीं कर पा रहे थे, लाइबिलिटीज बनती चली जा रही थी वो इंस्टेड ऑफ एसेट्स। सो उन पे वर्क करने के लिए लिबरलाइज करना था, और जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया जा सकता था उन्हें ओपन करना था। इन दोनों का आउटकम था ग्लोबलाइजेशन। सो दीज वर द कंडीशंस। लिबरलाइजेशन मीनिंग क्या है? टू एंड द रिस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पे वर्क किया गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे, फिस्कल पॉलिसी पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म पॉलिसी पे। ऑब्जेक्टिव बेसिकली इतना था कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज किया जा सके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। आपने 1950 to 90 में पढ़ा था सनराइज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो बोली जाती है, वही सक्सेसफुल थी मेजरली, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने में मिला था। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर was suffering hard, and foreign capital formation increase किया जा सके लिबरलाइजेशन के अंडर, सो दैट बर्डन को रिड्यूस किया जा सके, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रोल था लिबरलाइजेशन का। एंड देन सेकंड thing was this,
that privatization should be done. So what is privatization? Privatization, shedding of the owner or management of government owned enterprises. So जितने भी इस तरह के गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइजेस थे जो वर्क नहीं कर रहे थे प्रॉपर, उनको वहां से रिमूव करके आप दे सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को, और वो बेस था कि किस तरह की सेल करनी है गवर्नमेंट ने, लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर एफडीआई का इंक्रीज किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर के रोल को यहाँ सॉरी रिड्यूस लिखा है, उसको बढ़ाने की बात थी, एंड इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सो प्रोवाइडिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट सेक्टर हमारे दिमाग में था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाते वक्त, तो शायद इसका मेजर फोकस यही हो गया कि पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के चलते दोनों सेक्टर का इक्वली प्रमोट होना बहुत जरूरी था। अब इस चीज के चलते इन एरियाज में रिफॉर्म्स किए गए। सो लिबरलाइजेशन के अंडर सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अगर हम देखें तो सबसे अच्छी चीज हुई एलपीजी, जो आईपीआर 1956 था उसे अबॉलिश किया गया, लाइसेंसिंग को, एंड इंडस्ट्रीज को रिड्यूस किया गया, राइट, जो पब्लिक सेक्टर में थी। देन प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया प्राइजेस खुद से डिसाइड करने में, एंड देन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स देखी गई, राइट। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया, पूरी तरह से नहीं, उसका रिड्यूस कर दिया गया स्टेटस। तो कुछ चीजों में रेगुलेट अभी भी है, जैसे कि न्यू बैंक्स को लाइसेंस देना एंड ऑल, बट जिस तरह से पहले एक कंट्रोलर का काम करता था वो टास्क थोड़े रिड्यूस कर दिए गए और फैसिलिटेटर का टास्क हो गया, यानी डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी पे बेस्ड हो गया। साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हुए, नेशनलाइजेशन आप सब जानते ही हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया इन्वेस्ट करने के लिए, एफडीआई अलाउ की गई, और सेबी का सेटअप हुआ जिससे स्टॉक एंड कैपिटल मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए। देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी टू रिजॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ओके, वेरियस एक्सपोर्ट ड्यूटीज को एबॉलिश किया गया, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग के ऊपर भी काम किया गया, और इंपोर्ट ड्यूटीज को भी रिड्यूस किया गया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, टेरिफ कोटा पॉलिसी जो थी उनको रिमूव किया गया, एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव किया गया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को रिमूव किया गया। सो बेसिकली जो पॉलिसी चलती थी एलक्यूपी, लाइसेंस कोटा परमिट, वो रिप्लेस हुई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। टैक्स रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो अब तक चलता चला आ रहा है। तो करंट ईयर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या चेंज हुई पॉलिसी, वो भी इसी रिफॉर्म के प्रोसेस में आती हैं। बिगिनिंग ईयर कौन सा था? 1991। सो टैक्सेस इंडिविजुअल इनकम पे जो लगते थे उन्हें रिड्यूस किया गया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी को अभी अलग से पढ़ लेंगे हम। देन कॉर्पोरेशन टैक्स में रिडक्शन हुआ, टैक्स इवेजन में रिडक्शन हुआ, ठीक है। इस एलपीजी पॉलिसी का बेनिफिट और क्रिटिकल एनालिसिस जिसको आप बोलोगे, हमें सर्विस सेक्टर में फिनोमिनल ग्रोथ देखने में मिली, एफडीआई में रैपिड इंक्रीज था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमें इंक्रीज देखने में मिला, रैपिड ग्रोथ हुई जीडीपी में, देन राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। फेलियर जो था इनसफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिसलरेटिंग ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, although growth हुआ but slow था, low tax revenue resulting in negative impact, and then failure of fiscal policy. So ये चीजें इसका ओवरऑल व्यू था। इसमें अगर हम देखें तो ये रीजन हमने इकोनॉमिक क्राइसिस के फॉर्म में यहाँ आपके पास है। जीएसटी में अगर आप देखें तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट था वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट, हालांकि ये मिथ है, हमारा डुअल टैक्सेशन सिस्टम है, और फ्रांस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, टैक्स लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स, और सिंप्लीफाई किया गया। 3 टाइप्स के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। कितने स्लैब्स बनाए गए? 5 स्लैब्स बनाए गए। कौन सी डेट को इम्प्लीमेंट किया गया? 1 जुलाई 2016 को फाइनेंशियल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जीएसटी के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उनको जरूर लिखें, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एंड देन
डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 में हुआ, जहां 500 और 1000 को लीगल स्टेटस हटा लिया गया था. गांधी सीरीज बैंड. ओके. एंड विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी. देन डन. मेजर जो रीजन था वो ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए था, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए था, और इलीगल करेंसी को का जो फ्लो था, यानी कि जो फोरफीट करना था फेक करेंसी को, वो यहाँ पर वर्क किया गया. ठीक है. आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, इन दोनों का जब आउटकम हुआ, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन क्या था? कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, और aimed at transforming the world towards greater independence and integration and borderless world create करना था, जहां मेजर इसका हमें जो रिजल्ट देखने में मिला, दैट वाज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग है क्या एग्जैक्टली? गिविंग वर्क टू आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसीज. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब इस कंट्री में इन्वेस्ट किया गया तो वर्कर्स यहाँ पर काम मिल सके, और उनके लाइक उनकी लिविंग कंडीशन पे, उनकी नॉलेज पे, उनके ऊपर वर्क किया जा सके. बीपीओज वगैरह सब इसी ईयर में 91 के बाद ही इमर्ज होने स्टार्ट हुए थे. सो उन कंट्रीज के लिए यहाँ पर चीपेस्ट लेबर का अवेल होना, वो भी लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होना, ये सब आउटसोर्सिंग के अंडर ही आता है. डेफिनेशन जरूर याद कर लेना आप लोग. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन या ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको याद होना चाहिए. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ एग्रीमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसका सक्सेसर है WTO. एंड 1948 में गैट एस्टैब्लिश हुआ था 23 कंट्रीज के मेंबर के साथ, कंट्रीज एज मेंबर, और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्टर करता है. और रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम है इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड. सो बेसिकली ट्रेड ईज फैसिलिटीज देता है, और वर्ल्ड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके, ये इनका मेजर मोटिव है. राइट. अब आ जाते हैं हम assertion एंड रीजनिंग पे. थोड़ा सा क्विक रिकैप हो चुका है. लेट्स सी आपको ये कितना याद रहता है. तो क्विक, आज मैं वेट नहीं करूंगी. क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ लें वैसे ही आपको टाइम दिया जाएगा, और अगर वो टाइम कम है किसी बच्चे के लिए तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और आंसर करो. राइट. So your time starts now. There was a significant need to introduce a policy measure which could improve the efficiency and productivity in economy. Reason आपके सामने है. And right answer is option A. Okay. So let's move to second question. Every year, government fixes a target for disinvestment of public sector enterprises, PSES. Reason: disinvestment is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises. So, option is A and assertion and reason are true, right? So, basically improvement आ सके, और ये बेस्ट है जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो सके, फिजिकल डेफिसिट पे वर्क किया जा सके. राइट. So question number 3, there has been a structural shift in the role of RBI from regulator to facilitator, right? Financial sector has to consult RBI before taking any decision. So option C, assertion true hai, but reason is false. Question number 4, in order to manage the crisis, India approached IMF and World Bank, which granted $7 billion as a loan. Foreign exchange reserves declined to its lowest level with a reluctance from other countries to lend to India. So जल्दी जल्दी सोचो और अपना आंसर चेक करो. Yes. So option A is right option. ठीक है. So case based question है, साथ साथ रीड करना शुरू करो.
मैं 2 मिनट के लिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ। जिनको पढ़ने में टाइम लगता है स्नैपशॉट ले सकते हैं और फिर पॉज कर दीजिए वीडियो, पढ़ लें, फिर बाद के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ओके, so questions are, which of the given reason is incorrect with regard to the introduction of economic reforms in 1991 in India? Option A, B, C and D. And your answer is C. ठीक है, सो ए बी डी ऑप्शंस रीजन थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के पीछे, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मेजर हमको लोन चाहिए था। और question number 2, the new economic policy of 91 in context of Indian economy implies. Quick. And your answer is D, all of the above. Right? So private sector का greater role, closed economy से open economy model में जाना, that means globalization, liberating trade and industry from controls and restrictions. So the other name of World Bank is, सब कुछ IBRD है। Let's see आपने कितने ध्यान से समझा है। And your answer is C. Okay, so International Bank for Reconstruction and Development. IMF and World Bank granted $7 billion loan to India with a major restriction to follow a closed economy model. The given statement is false, partially true, can't say, there were no such conditionalities. And your answer is false. ठीक है, so next question. The major conditionalities put forward by IMF and World Bank before granting $7 billion loan to India were, read it. And your answer is A, B, C और D. So जल्दी से चेक करें क्या आंसर होगा। Your answer is, correct answer is, the major conditionality put forward by IMF and World Bank before granting $7 billion loan. So आपको ये सब तो याद रहता है, removal of trade barriers, restrictions on the private sector, liberating trade and industry from unwanted government control and restrictions. But environment का रोल बहुत बड़ा था कि environment का भी take care करना। Okay, so next case study आप read कर लो जल्दी से। ओके, सो जिनको भी टाइम लग रहा है, अगेन दे नो व्हाट दे हैव टू डू। जो न्यू है वो समझ लें, स्नैपशॉट ले लीजिए और पॉज कर लीजिए वीडियो को, अच्छे से रीड करिए, फिर आंसर करिए। सो
Demonetization implies and your answer is stripping the legal tender status of a currency. Now, major reason given for demonetization of currency bills, जो reason दिया गया था हमें वो क्या दिया गया था? Seize the wealth, eliminate the scourge to counterfeit currency circulating an economy, pushing a nation towards digitalization, all of the above. Quick, quick, quick. Yes, all of the above. So, demonetization of currency bills in 2016 has been the first episode of demonetization in context of Indian economy. The given statement is true, false, partially true, partially false. So जो लोग मुझसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं उनको जरूर पता होगा इसका मीनिंग, क्योंकि मैंने पूरी एक केस स्टडी लिखवाई थी आपको डिमोनेटाइजेशन पे और अभी आपने पढ़ भी ली है. पार्शली फॉल्स, क्योंकि पहले भी ये हो चुका है. सो फर्स्ट एपिसोड नहीं है, राइट? Recent demonetization in which Prime Minister Modi demonetized 500 and 1,000 currency bill was announced on. जी, याद है किसी को? Case study देख लो. And your answer is 8 November 2016. Okay, so which of the following gives the correct meaning of legal tender status? Read and tell. So legally recognized payment instrument used to fulfill a financial commitment, right? ये दो टाइप का होता है. आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा होगा, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड. वो मनी एंड बैंकिंग में देखेंगे. So here comes match the following. ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, इसे ध्यान से पढ़ो और देखो. So time to answer. Licensing on production capacities क्या था? MRTP Act था 1969, correcting the BOP situation and bringing inflation under control. Stabilization measure, increasing efficiency and international competitiveness, structural measure, and then integrating national economy, globalization. So ये कौन सा आंसर है आप लोगों का? Option B. Okay, so next question. Fill in the blanks with correct alternatives. First is government has made efforts to improve the efficiency of PSUs by giving them dash and taking managerial decisions. So your options are G. Quick, quick, quick. And your answer is autonomy. Clear? Dash is a trade barrier which makes imported goods costlier and thus restricts trade. अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना. सबके सब मेंशन करना कि इस पूरे टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया और ये कितना हेल्पफुल है आप लोग के लिए. एंड योर आंसर इज टैरिफ. WTO was established in 1995 as a successor to. तो सभी गेट हैं, यहाँ कौन सा गेट है? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है. ओके, ट्रेड एंड टैरिफ है. So GATT was established in
dash with dash countries as a trading organization to administer global। तो लास्ट ईयर तो बोर्ड हुआ नहीं, उससे पहले वाले बोर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट। सो ऑप्शंस हैं, साथ ही आपका आंसर भी आ गया। आई होप सबको क्लियर होगा। ये उसमें थोड़ा चेंज करके आया था, 1923 कर दिया था और 48 आपका मेंशन कर दिया गया था। इसमें कितनी कंट्रीज हैं, राइट? So multiple choice question, the process of privatization is where? And your answer is B. Services that were previously supplies are outsourced. The process of privatization is where a few public sector enterprises are sold to public sector, a state industry merges with or takes over a private or publicity services that were previously supplies. Sorry guys, इसमें आंसर हमने ऑप्शन बी लिख दिया है। It is answer C. A few public sector enterprises are sold to private sector. Okay, so that is privatization, liberal करना public sector enterprises को clearly, उन PSUs को disinvest कर देना या उनको sell कर देना, कहाँ पर? Private sector को। Then process of globalization leads to all of the following except which one? Decreasing interdependence of national economies. So obviously decrease तो लाता नहीं है ये, okay? India has become one of the favorable destination for outsourcing because क्या लगता है आपको, क्यों? And answer is availability of skilled manpower and accuracy, option B. Okay, next is cheaper imported goods was one of the reasons behind and answer is low level of industrial growth, right? Next question. Consider the following statement about the LPG model of economic development process in India. Read it carefully. LPG मॉडल का ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला है आपको पढ़ने के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, permitting private sectors to establish industrial units without taking a license. Loss-making industries were referred to sick units for the formulation of revival or rehabilitation plans. So which of the processes given above is taken after adoption of LPG model? 1, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 3, only 2. And your timer. So option D, only 2. Permitting private sector to establish industrial units without taking a license. Clear? Okay. Here I have given you some full forms, which is very important, and basically आपका बन ही सकता है ये, जैसे आपने पीछे देखे गैट के भी क्वेश्चंस पूछे हैं हमने। और IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF क्या है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। GST
implemented 1st July 2017, also known as Financial Independence Day. ओके, सो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं पीएसयू की, बाद में जो महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्नास में कन्वर्ट किया गया। Maharatna's PSU with an average annual net profit of over 2500 crores। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेना। इसमें एग्जाम्पल भी हैं कि मिनी रत्नास हमारे कौन कौन से हैं, अदर PSUs क्या हैं, नवरत्नास, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कहीं भी आप अभी थोड़े टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं अपने फोन में, लिख के देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लीजिए। सो अगर ये नाम याद रहेंगे आपको तो इट वुड बी बेटर। ओके, सो दिस इज बिब्लियोग्राफी। हमने कहाँ से आपको क्वेश्चंस दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड time for thought of the day. If you don't like the road you are walking, start paving another one. So basically, if your efforts are not giving you a result, so it's better change your ways, not the destination you want to go to. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आप डिसाइड करें और पहुंच ना सकें। आपके तरीके शायद बदलने की जरूरत है, उन्हें बदल दें। सो अच्छे से तैयारी करें। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और इस वीडियो के बाद जितना स्कोर किया होगा वो लिखना। डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेस्ट आपका वेट कर रहा है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और अपनी और नॉलेज बढ़ाइए। साथ ही साथ ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जहां जहां गड़बड़ की उनको एक बार रीड कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको टाइपिंग एरर मिलती है तो ध्यान से स्लाइड्स के हर एक वर्ड को चेक करिए। ऑल्दो T2S team, that means Monica Khurana's team, really works hard on this and we make sure कि कोई दिक्कत ना आए। स्टिल आप ध्यान से इसको पढ़िए, कहीं भी दिक्कत लगे हमें पूछिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अपने कमेंट्स। अगर आपको कोई स्पेशली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मेंशन करिए। एग्जाम तक मेरा पूरा मन है कि आपको हर चैप्टर की ऐसी ही वीडियो मिले और टेस्ट मिल जाए, शॉर्ट टेस्ट, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकें। तो आते रहेंगे रेगुलरली, अभी वीडियोस आपको मिलेंगी। मेक श्योर कि आप इनका यूज लें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।